मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स पर। ज़मानत के विषय में मैं पहले एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि ज़मानत किसे कहते हैं, ज़मानत कैसे ली जाती है और किन अपराधों में ज़मानत का प्रावधान किया गया है। और उसी में मैंने आपको ये बताया था कि ज़मानत जो है वो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 33 के अंतर्गत 4 प्रकार की होती हैं और उन 4 प्रकार की ज़मानतों को मैं एक एक करके आपको बताने वाली हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436 के अंतर्गत जिस प्रकार की जमानत का प्रावधान किया गया है उसके विषय में बताऊंगी और वो है कि किन मामलों में ज़मानत ली जाएगी। आज का हमारा जो विषय है वो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 33 की धारा 436 से संबंधित है, जिसमें ये कहा गया है कि ऐसे कौन से मामले हैं जिसमें ज़मानत का प्रावधान किया गया है। इस वीडियो को देखने से पहले अभी तक अगर आप लोगों ने आइला टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नया वीडियो में जैसे ही अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए, इसके लिए आप जो बेल आइकन दिया गया है उसको क्लिक कर दीजिए। चलिए हम बात करते हैं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436 की। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 33 में 4 धाराएं जो हैं वो विशेष धाराएं हैं। कौन कौन सी? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436 जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि किन मामलों में ज़मानत दी जाएगी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि गैर जमानती अपराध की दशा में कब जमानत ली जा सकती है। और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 जिसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि अग्रिम जमानत कैसे मिलेगी। और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि जमानत के बारे में उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की विशेष शक्तियाँ। तो ये चारों धाराएं जो हैं ये जमानत से संबंधित है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण धाराएं हैं। तो आज जो है वो हम धारा 436 को देखेंगे, किन मामलों में ज़मानत ली जाएगी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436 की उपधारा 1, जब अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न, यानी ऐसा व्यक्ति जो अजमानती अपराध का वाला नहीं है, उससे अलग है, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है या न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है, और जब वह ऐसे अधिकारी की अभिरक्षा में है उस बीच किसी समय या ऐसे न्यायालय के समक्ष कार्रवाई के किसी भी प्रक्रम में जमानत देने के लिए तैयार है, तब ऐसे व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। 436 की उपधारा 1 ये कह रही है कि ऐसा अपराधी, ऐसा अभियुक्त जिसने कौन सा अपराध किया है जो अजमानती ना हो, मतलब जिसमें जमानत हो सकती हो, उसने ऐसा अपराध किया हो और अगर उसको कोई पुलिस थाने का अधिकारी लेके चला जाता, उसको बिना वारंट के, अगर वारंट से गिरफ्तार कर रहा है तो फिर वो मामला देखेंगे कि कैसा है, जमानत होगी या नहीं होगी। पर बिना वारंट के अगर उसको गिरफ्तार कर रहा है या उसको थाने में बंद करके रखता है या न्यायालय के समक्ष हाजिर कर देता है या न्यायालय में लाता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो जमानत पर छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि उसने अपराध ऐसा कारित किया है जो ये कहता है कि वो उसको जमानत प्राप्त हो सकती है। अब इसका एक परंतु देखते हैं। परंतु यदि ऐसा अधिकारी या न्यायालय यदि ठीक समझता है तो वह ऐसे व्यक्ति से जमानत की बजाय उसे इसमें इसके पश्चात उपबंधित प्रकार से अपने हाजिर होने के लिए प्रतिभूयों रहित बंधपत्र निष्पादित करने पर उन्मोचित कर सकेगा। और यदि ऐसा व्यक्ति निर्धन है
और जमानत देने में असमर्थ है तो उसे ऐसे उन्मोचित करेगा। देखिए, अब इसका परंतु ये भी है कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और वो जमानत का हकदार है, उसको जमानत चाहिए, तो उसको जमानत की बजाय न्यायालय ये भी कर सकता है कि प्रतिभू रहित यानी कि गारंटर के बिना भी एक बंद पत्र उससे निष्पादित करवा के और उसको उन्मोचित कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो व्यक्ति गरीब है, निर्धन है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। जहाँ कोई व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी की तारीख के 1 सप्ताह के भीतर जमानत देने में असमर्थ है, ये कहा गया है कि भी इसका अपराध जो है वह जमानती अपराध है और ये व्यक्ति जो है ये जमानत ले सकता है। लेकिन 1 सप्ताह हो गया और वो व्यक्ति अपनी ज़मानत नहीं दे पाया क्योंकि वो ज़मानत का अमाउंट ही नहीं दे पा रहा है, तो वहाँ अधिकारी या न्यायालय के लिए ये अवधारणा करने का पर्याप्त आधार होगा कि वह इस परंतु के प्रयोजन के लिए निर्धन व्यक्ति है। अब निर्धन व्यक्ति इसको कब मान लिया जाएगा? जब ये देख लेंगे कि ज़मानत का कहने के बाद भी वो ज़मानत का अमाउंट जमा नहीं कर पा रहा है, 1 सप्ताह बीत गया है, तो यहाँ ये मान लिया जाएगा कि वो निर्धन व्यक्ति, क्योंकि कोई भी व्यक्ति थाने पर या जेल में बंद रहना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि वो बाहर की दुनिया में ही रहे, चाहे वो अपराधी हो या जिसके ऊपर अपराध का आरोप लगा हो वो व्यक्ति हो, परंतु उसको जमानत का अधिकार है और वो फिर भी जमानत पर नहीं छूट पा रहा है और वजह केवल ये है कि वो अपने ज़मानत का अमाउंट नहीं दे पा रहा है, तो फिर ये मान लिया जाता है कि वो निर्धन व्यक्ति है। परंतु ये और किस धारा की कोई भी बात धारा 116 की उपधारा बी या धारा 446 ए यानी कि का के उपबंधों पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। अब इसकी उपधारा 2 देखते हैं। उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी, जो भी हमने उपधारा 1 पढ़ी है उसमें किसी बात के होते हुए भी जहाँ कोई व्यक्ति हाजिरी के लिए समय और स्थान के बारे में जमानत पत्र की शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है। अगर जमानत में कोई शर्तें रखी गई हैं और वो व्यक्ति जो है वो शर्तों का पालन नहीं कर पाता है, वहाँ न्यायालय उसे, जब वो उसी मामले में किसी पश्चातवर्ती अवसर पर न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है, तो वो व्यक्ति जब न्यायालय में दोबारा से, पश्चातवर्ती मतलब उसके बाद उसने फिर वैसा ही कोई अपराध कारित किया हो और न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ हो या अभिरक्षा में लाया जाता है, तो फिर वह न्यायालय उसको जमानत पर छोड़ने से इनकार कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसने पहले जब उसको जमानत मिली थी, पहले उसने जो अपराध कारित किया था और उसमें उसको जो जमानत मिली थी, उसकी जमानत कुछ शर्तों के तहत मिली थी और उसने उन शर्तों का पालन नहीं किया था। और ऐसी किसी इनकारी का ऐसे जमानत पत्र से आबद्ध किसी व्यक्ति से धारा 446 के अधीन उससे के शास्ति देने की अपेक्षा करने की न्यायालय की शक्तियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमने उपधारा 1 देखी, उपधारा 2 देखी। अब ये धारा ये उपबंधित करती है कि जहाँ किसी जमानती अपराध के अभियुक्त को गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है, तो वो अधिकार के रूप में जमानत पर छोड़े जाने का दावा कर सकता है। उसको ये मौलिक अधिकार है और कि वो जमानत ले अगर उसने ऐसा अपराध किया है जो कि अनुसूची में जमानती है। यह धारा ऐसे सभी मामलों के प्रति लागू होती है जिनमें अभियुक्त किसी जमानती अपराध का दोषी है या वह ऐसा व्यक्ति है जिसने कोई अपराध नहीं किया है लेकिन उसके विरुद्ध संहिता के अध्याय 8 के अंतर्गत प्रतिभूति की कार्रवाई की गई है, यानी वो गारंटर के रूप में है और गारंटर के रूप में उसने किसी की जमानत की गारंटी ली है। ये धारा किसी अन्य गिरफ्तारी या निरोध के मामले में भी लागू होगी, बशर्ते कि वह किसी गैर जमानती अपराध से संबंधित नहीं हो। जब कोई गैर जमानती अपराध के अभियुक्त से कोई व्यक्ति पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार या उसको पकड़ा जाता, निरुद्ध किया जाता है और न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है, तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। पुलिस थाने का जो भारसाधक अधिकारी है या न्यायालय है, वो उस व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने की बजाय उससे प्रतिभूतियों सहित या रहित बंद पत्र निष्पादित करवाकर उसे अभिरक्षा से उन्मोचित कर सकता है। एक बॉन्ड होता है
जो भरना होता है, जिसको ज़मानत लेनी होती है वो, अब वो प्रतिभूत सहित भी भर सकता है, मतलब गारंटर किसी की गारंटी देकर भी भर सकता है, या बिना किसी गारंटी के भी वो कर सकता है। एक केस है इससे संबंधित, वीरेंद्र बनाम राजस्थान राज्य। इस प्रकरण में ये सुनिश्चित किया गया कि जब अभियुक्त को किसी जमानती अपराध के अभियोग की दशा में धारा 436 के अधीन जमानत पर छोड़ दिया जाता है और उसके बाद पुलिस द्वारा उसकी रिहाई पर उसके विरुद्ध एक गैर जमानती अपराध और जोड़ दिया जाता है, तो उस दशा में जारी की गई जमानत को निरस्त नहीं किया जा सकता। अब ये मामला एक ऐसा मामला था जिसमें एक व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया गया था। उसकी ज़मानत पर छोड़ने के पश्चात पुलिस ने एक धारा और ऐसी उस अपराध में जोड़ दी थी जिसमें कि ज़मानत नहीं होती है, यानी कि गैर ज़मानती अपराध की धारा को जोड़ दिया था। तो प्रश्न ये था कि क्या उस व्यक्ति की ज़मानत जो है वो निरस्त हो जाएगी, तो यहाँ न्यायालय ने कहा कि नहीं होगी। ज़मानत तो धारा 439(2) या 437(5) के अधीन ही रद्द की जा सकती है, इसके अलावा रद्द नहीं होगी। अब गुड़ी कांति नरसिंहुल बनाम लोक अभियोजक आंध्र प्रदेश का एक मामला था जिसमें उच्चतम न्यायालय के एक विशेष प्रकरण में जमानत से संबंधित कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत जो हैं वो प्रतिपादित किए गए थे। पहला ये था कि मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत मंजूर किए जाने अथवा नहीं किए जाने का जो निर्णय है वो पूर्व सावधानी बरतते हुए और युक्तियुक्ता के आधार पर किया जाना चाहिए। दूसरा सिद्धांत ये पारित किया था कि जमानत नामंजूर किए जाने के फलस्वरूप अगर अभियुक्त को स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया जाता है तो इसलिए मजिस्ट्रेट द्वारा उसका प्रयोग दांडिक उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए, अपितु अभियुक्त और समाज दोनों को हित में को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। मतलब सीधा से यहाँ दो मार्गदर्शक सिद्धांत निकाले गए थे। पहला ये निकाला था कि अगर जमानत को मंजूर कर रहे हैं या फिर उसको नामंजूर कर रहे हैं तो उसके लिए न्यायालय को बहुत ही सावधानी बरतनी होगी और युक्तियुक्तता के आधार पर उसको अपना डिसीजन देना होगा। और दूसरा ये कि अगर न्यायालय जमानत को नामंजूर करता है और उसके नामंजूर करने से अभियुक्त जो है वो अपनी स्वतंत्रता से वंचित हो जाएगा, तो यहाँ दंड का मतलब न्यायाधीश के मस्तिष्क में ये विचार नहीं होना चाहिए कि उसको जो अपराधी है या अभियुक्त है उसको दंड देना है और इसलिए मैं इसकी ज़मानत को नामंजूर करूं। उसे ये देखना है कि अभियुक्त जो है वो समाज और अभियुक्त दोनों को हित में का ध्यान रखना है कि अगर अभियुक्त है तो समाज में समाहित रहे। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनको जमानत का देनी होगी और ज़मानत के आवेदन पर विचार करते समय मजिस्ट्रेट को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि ज़मानत पर छोड़ दिए जाने पर अभियुक्त गवाहों के लिए खतरा उत्पन्न तो नहीं करेगा, यह न्यायिक कार्रवाई के संचालन में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, इस बात का भी उनको विचार करना चाहिए, तभी उसको ज़मानत देनी चाहिए। और चौथा, जमानत के आवेदन पर विचार करते समय मजिस्ट्रेट को अभियुक्त के पूर्व वृत्तांत को भी ध्यान में रखना चाहिए और ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अभियुक्त के आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने की संभावना तो नहीं है, यानी उसके पहले भी क्या उसने कोई अपराध कारित किया है, वह आदतन अपराधी तो नहीं है। ये सारी चीज़ें उनको देखना है। और पांचवा, सामान्यतः अभ्यस्त और घोर अपराधियों की जमानत मंजूर नहीं की जानी चाहिए। जो आदतन अपराधी हो या घोर अपराधी हो, जैसे किसी ने रेप किया हो, मर्डर किया हो, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भी यह है कि ऐसे व्यक्तियों की ज़मानत को मंजूर नहीं करना चाहिए, न्यायालय को उनकी ज़मानत को जो है वैसे ही खारिज कर देना चाहिए। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हमने ज़मानत के बारे में पढ़ा है और ज़मानत में हमने धारा 436 पढ़ा है कि ऐसे कौन से मामले हैं जिन मामलों में ज़मानत दी जा सकती है, न्यायालय को ये अधिकार है कि वो ज़मानत दे दे और
इसकी जो बाकी की वीडियो है जैसे धारा 436, 438, 439, वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताती रहूँगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए उपयोगी साबित हुआ हो, या आपको वीडियो आइला टॉक्स चैनल के पसंद आते हो, तो आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।